समस्या ये है हमारे साथ, अंत में देखा जाए, देखो आप, हम ये कहें कि सत्ता के विकेंद्रीकरण, सत्ता के विकेंद्रीकरण के प्रति उदासीनता, मतलब न तो ब्यूरोक्रेट और न तो राजनेता, ये दोनों पंचायतों को सपोर्ट नहीं करते। एक डीएम नहीं चाहेगा कि उसके समानांतर कोई संस्था उभरे। डीएम के पैरेलल यदि पंचायतों का विकास होने लगा तो स्वाभाविक है सत्ता तो पंचायतों को भी मिलेगी। और डीएम क्यों चाहेगा कि सत्ता उससे मिले? डीएम तो यह चाहता है कि सत्ता उसके अंदर हो, सत्ता का केंद्रीकरण हो। इसे एक ब्यूरोक्रेट कभी भी पंचायतों को सपोर्ट नहीं करता, और राजनेता भी नहीं चाहते कि पंचायतें इतनी पावरफुल हों। राज्य भी नहीं चाहता कि पंचायतें पावरफुल हों, क्योंकि कोई भी संस्था नहीं चाहती कि उसके पैरेलल कोई दूसरी संस्था मजबूत हो। इसका मतलब क्या चीज है? सत्ता के विकेंद्रीकरण के प्रति उदासीनता आज भी है। 1950 के बाद भारत को जब भी स्वतंत्रता मिली, आज तक हमारी पंचायतें मजबूत नहीं हो पाई। बेशक संवैधानिक रूप दे दिया गया पंचायतों को, चुनाव भी होता है, लेकिन उनके सामने आज भी प्रशासनिक चुनौती है, वित्तीय चुनौती है, कार्यात्मक चुनौती है और सामाजिक चुनौती आज भी है पंचायतों के सामने। बेचारे, मैं पंचायतों को बेचारे इसलिए कहता हूं, बेचारे कटोरा लेकर घूमते रहते हैं। किसके पास? हमेशा ध्यान दो इस बात को, किसके पास? राज्य के पास। और कहते हैं भाई मुझे भी कुछ दे दो। समझ वाली बात है? ये देखो आप, ये आपकी चुनौती है। अंत में एक बहुत बड़ी चुनौती ये है, हमेशा एक बहुत बड़ी चुनौती ये है कि राजनीति का जातीकरण। राजनीति में जाति एवं धर्म को अत्यधिक महत्व देना एक बहुत बड़ी चुनौती है, और यह समाप्त होने वाली नहीं है। यह बात ध्यान देना इस बात को। ये चैलेंजेस है गवर्नेंस के सामने। मैं केवल आपको हिंट किया हूं कि चैलेंजेस क्या है। आप जब अध्ययन करोगे तो आसपास देखो कि वास्तव में चैलेंजेस है क्या, चुनौतियां है क्या। ये चुनौतियां हैं। अब हम बात करेंगे, हाँ आपकी बात बिल्कुल सही कह रहे हो, और न तो पंचायतें कभी डेवलप कर पाएंगी, नहीं कर पाएंगी। बेचारों के पास पैसा ही नहीं है। आप नीतियां बनाते रहो, जब पैसा ही नहीं होगा तो योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन नहीं हो पाएगा। और पंचायतों में इतना जबरदस्त करप्शन बढ़ चुका है, इतना ज्यादा करप्शन है कि जो सरपंच चुना जाता उसका भी उद्देश्य यही होता है कि एक बार चुनाव जीता हूं, 5 साल में जितना कमाना हो कमा लो। बिहार में तो प्रमुख जी कहते हैं उनको, बिहार में प्रमुख कहते हैं उनको। और एक बार सरपंच बन गया, सरपंच मुखिया बन गया, मुखिया बन गए तो सबसे पहले 4 व्हीलर आ जाएगा, जो कुछ भी गाड़ी आ जाए, टाटा सुमो, टाटा सफारी, जो कुछ भी। और दूसरी कोशिश होगी कि उनके पास बंदूक का लाइसेंस मिल जाए ताकि समाज में रुतबा बढ़ जाए। वो सब के सब गवर्नमेंट के पैसे से। खैर चलो, ये चैलेंजेस है गवर्नेंस के सामने। अब नए टॉपिक की बात करता हूं, नागरिक चार्टर। गर्ग मुखिया जी, सही कह रही हो काजल। और गांव में मुखिया जी का सम्मान बहुत है, मुखिया जी का सम्मान बहुत है। लोग शान से कहते हैं कि मेरे घर मेरे पिताजी मुखिया हैं, मेरे गांव में मुखिया जी से बहुत इतना सम्मानित पद माना जाता है। हाँ बिल्कुल, सर लूट के रख लेते हैं लोग मुखिया जी।
मुखिया बनते ही इसलिए हैं कि लूट के रख लिया जाए हमेशा। खैर चलो, हम सिटीजन चार्टर की बात करें, नागरिक चार्टर की बात करें। देखो आप, सिटीजन चार्टर क्या होता है? नागरिक चार्टर का मतलब होता है एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें सबसे पहले क्या होता है, सेवा उपलब्ध कौन करा रहा है, सेवा प्रदाता का नाम होता है, सर्विस प्रोवाइडर, सेवा की कीमत, सेवा की गुणवत्ता या मानक की बात करें, सेवा का विकल्प, शिकायत, हम निवारण की व्यवस्था की बात करें, हम इसे कहते हैं सिटीजन, हम चार्टर कहते हैं इसे। हमेशा ध्यान दो, नागरिक चार्टर होता क्या है, यह नागरिक चार्टर में किन बातों पर बल दिया जाता है। सर्विस प्रोवाइडर, सेवा प्रदाता कौन है, पहले ये। नंबर 2, नागरिक चार्टर में होता क्या है, सेवा की कीमत, आप जो सर्विस दे रहे हो उसकी प्राइस क्या है। नंबर 3, आप जो सर्विस दे रहे हो इसकी क्वालिटी क्या है, गुणवत्ता क्या है। नंबर 4, सेवा का विकल्प क्या है, विकल्प। और नंबर 5, शिकायत निवारण की व्यवस्था की बात करो आप, हमारी जो शिकायतें हैं उसको सॉल्व करो आप। नागरिक चार्टर में ये 5 बातें की जाती हैं। नंबर 1, सर्विस प्रोवाइडर का नाम क्या है, आप जो सर्विस दे रहे हो उसकी कीमत क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसका विकल्प है या नहीं है, या शिकायत निवारण की उचित व्यवस्था की बात करो। हमेशा ध्यान दो, ये है नागरिक चार्टर। सिटीजन चार्टर, नागरिक चार्टर एक ऐसा मेनू कार्ड होता है, जैसे मैंने क्या कहा था, आप जब किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो मेनू कार्ड होता है, उस मेनू कार्ड में क्या होता है, जितनी भी तरह के खाने का आइटम है, आइटम की विविधता होती है, उसकी कीमत क्या है, 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, जो कुछ भी हो, कीमत लिखा होता है, विकल्प होते हैं, कीमत, क्वालिटी की बात की जाती है, इस तरह की क्वालिटी, ये क्वालिटी है, उसमें ये क्वालिटी बढ़ाते जाओ कीमत बढ़ती चली जाएगी, ऐसा क्वालिटी। फिर हम ये कहें कि ड्यूरेशन की बात की जाती है, अवधि की बात की जाती है। रेस्टोरेंट में आपने ऑर्डर दिया तो वो क्या कहता है, सर आधे घंटे लगेंगे, आधे घंटे, 30 मिनट में आपको सर्विस उपलब्ध करा दी जाएगी। हमेशा जान दो, यदि कंप्लेन है तो शिकायत की को दूर करने की व्यवस्था भी की जाती है। हमेशा ध्यान दो इस बात को, ये नागरिक चार्टर। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था क्लास में पिज्जा वालों का। पिज्जा वाले क्या करते हैं, जो पिज्जा उपलब्ध कराते हैं वो करते क्या है, पिज्जा वाले आधे घंटे में पिज्जा यदि नहीं पहुंचा तो पिज्जा फ्री, आधे घंटे में पिज्जा नहीं पहुंचा तो पिज्जा फ्री, ये व्यवस्था करते हैं वो। क्या कमाल का, प्राइस, क्वालिटी, ड्यूरेशन सब कुछ फिक्स है। पर इंडिया में दिक्कत क्या चीज है, इंडिया में यह है कि जो सर्विस प्रोवाइडर है, आपको यही नहीं पता सर्विस प्रोवाइडर है कौन, कीमत भी एग्जैक्ट नहीं पता है, क्वालिटी तो भूल ही जाओ। जैसे सरकारी स्कूल है, सरकारी प्राथमिक प्राइमरी स्कूल, हर किसी माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा कॉन्वेंट में पढ़े, न कि सरकारी स्कूल में, क्योंकि सरकारी स्कूल में जो शिक्षा की क्वालिटी वो अच्छी नहीं है, ये कंप्लेन की जाता है। और जो सर्विस प्रोवाइडर हैं वो लोग उतने ज्यादा ना तो डेडिकेटेड है और ना तो जवाबदेह है, जवाब देता है ही नहीं।
सबसे ज्यादा आराम की नौकरी है प्राइमरी स्कूल में टीचर बन जाओ, ना तो पढ़ाना है, गांव के बगल में स्कूल मिल गया, चारपाई भी वही डाल लो स्कूल में, विधिवत घर पे खाओ, प्राइमरी स्कूल में जाओ, चारपाई है, सो जाओ आप। क्या आराम की जिंदगी है, क्योंकि जवाबदेहिता है ही नहीं। आप ब्लैक बोर्ड पर, जिसको कहते हैं श्यामपट, ब्लैक बोर्ड पर ABCD क ख ग लिख दो, बच्चा उसी को क्या करेगा, बार बार उतारता रहेगा। हमेशा ध्यान देना इस बात को। ये है नागरिक चार्टर की बात करें, प्रश्न ये उठा कि आखिर नागरिक चार्टर की दार्शनिक मान्यता क्या है। देखो आप, नागरिक, हम चार्टर की, हम दार्शनिक मान्यता की बात करें, हम ये कहें कि सिटीजन चार्टर की बात क्यों की गई, क्या यह आवश्यक था। हमेशा ध्यान दो, क्या यह बच्चों से सर भी दबाते हैं, बिल्कुल, लेकिन नेहा का कहना है कि अब ऐसा नहीं है सर, कुछ सुधार हो रहा है। और प्राइमरी स्कूल में देख रहा था सोशल मीडिया पर तमाम वीडियो, प्राइमरी स्कूल के प्रिंसिपल हैं, उन्हें यह नहीं पता कि इंडिया की राजधानी क्या है। आ रही बात है। अब देखो आप, दार्शनिक मान्यता के नागरिक चार्टर की हम क्यों इसे एक्सेप्ट करें, जरूरत ही क्या है। यह कहा जाता है नागरिक चार्टर के संबंध में, क्या आखिर एक प्रशासक को वेतन का कौन देता है, आम जनता। एक प्रशासक को वेतन मिलता है आम जनता से, तो नैतिकता यह कहती है कि आम जनता वेतन दे रही है, तो ब्यूरोक्रेट आम जनता के प्रति जवाब दे रहे हैं। हमेशा उसको भोजन जो मिल रहा है, गाड़ी में जो पेट्रोल मिल रहा है, वो पेट्रोल भी किसके पैसे से आता है, जनता के पैसे से आता है। यदि सब कुछ जनता दे रही है, एक ब्यूरोक्रेट का खाना, रहना, पीना, घूमना सब कुछ आम जनता देती है, क्योंकि आम जनता टैक्स चुकाती है, और उसे टैक्स से उनको वेतन, गाड़ी, बड़ा बंगला मिलता है। तो नैतिकता यह कहती है कि आप जिससे पेमेंट लेते हो ना, आप उसके प्रति जवाब दे रहे हो। आप जो सर्विस देते हो, उस सर्विस की क्वालिटी को मेंटेन करो, आप मेंटेन करो। आप, ये दार्शनिक मान्यता है। इसका मतलब क्या चीज है, दार्शनिक मान्यता ये कि प्रशासक को वेतन एवं अन्य सुविधा आम जनता द्वारा चुकाए गए हमेशा प्रशासक को वेतन एवं अन्य सुविधा आम जनता द्वारा चुकाए गए टैक्स से मिलता है। अतः जनता का अधिकार है कि प्रशासक उसके प्रति जवाब दे रहे हैं। एक चीज सोचो, हमेशा ध्यान दो इस बात को, प्राइवेट सेक्टर में यदि प्राइवेट कंपनियां किसी को वेतन देती हैं तो टारगेट बेस होता है, आपको यह टारगेट अचीव करना है, और सारे वर्कर्स कंपनी के टारगेट के प्रति जवाबदेह होते हैं। यदि किसी का परफॉर्मेंस गिरा तो उन्हें बाहर कर दिया जाता है। हमेशा ध्यान दो इस बात को, उन्हें तुरंत बाहर कर दिया जाएगा प्राइवेट सेक्टर में। इसे प्राइवेट सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी नहीं है,
प्राइवेट सेक्टर में जॉब की सिक्योरिटी तभी तक है जब तक आपका परफॉर्मेंस अच्छा है या कंपनी के टारगेट को अचीव करते हो आप। हमेशा यदि क्वालिटी के साथ समझौता किया तो कंपनी आपको बाहर कर देगी। शिकायतें उत्पन्न हुई तो उन शिकायतों को सॉल्व करती कंपनी, और जिस वर्कर्स के कारण प्रॉब्लम क्रिएट हुई कंपनी उस वर्कर्स को बाहर कर देती है। ये बात हमेशा ध्यान दो इस बात को। ये तो स्वाभाविक है। गवर्नमेंट सेक्टर में क्या होना चाहिए, जितने ब्यूरोक्रेट हैं, राजनेताओं तक को जो वेतन मिलता है ना, हमारे सदन में जो पैसा खर्च होता है, उन जो पानी पीते हैं उसके लिए भी पैसा हम देते हैं। तो आम जनता देती है क्योंकि आम जनता टैक्स चुकाती है। अतः जनता का क्या अधिकार है? जनता का अधिकार है कि एक ब्यूरोक्रेट और राजनेता आम जनता को समयबद्ध गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराएं और उसकी शिकायतों को सॉल्व करें। यह दार्शनिक मान्यता है। इसका मतलब क्या चीज है? यदि टैक्स से मिलता है, टैक्स से मिलता है तो स्वाभाविक है होना क्या चाहिए, जनता को गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध सेवा की आपूर्ति होनी चाहिए। हमेशा ध्यान दो इस बात को। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए कि शिकायतों का समाधान भी होना चाहिए। यह होना चाहिए। यह दार्शनिक मानता है। देखो आप, जनता को गुणवत्तापूर्ण समयबद्ध सेवा की आपूर्ति होनी चाहिए, और नंबर 2 शिकायतों का समाधान भी होना चाहिए। यह दार्शनिक मान्यता है। क्लियर? फिर एक प्रश्न उठा, आखिर जब नागरिक चार्टर की बात करते हैं ना, फिर नागरिक चार्टर का लाभ क्या होता है? नागरिक चार्टर का लाभ क्या है? ये देखो आप, क्या प्रॉफिट है, या ये कहा जाए आम जनता को क्या लाभ मिलेगा, हम इसे क्यों लागू करें, लागू करने से क्या फायदा होगा? अब सोचो जरा आप, इसका मतलब ये है, एक चीज बताओ, आप ट्रेन का किराया देते हो तो चाहते हो सर्विस की क्वालिटी अच्छी हो, ट्रेन टाइम से पहुंचे, हरी बात है। रेस्टोरेंट में पैसा देते हो तो चाहते हो कि भोजन की क्वालिटी अच्छी हो, समय से भोजन मिल जाए। उसी तरह हम किसी को वेतन देते हैं, पैसे देते हैं, तो मुझे हर एक सुविधा क्वालिटेटिव होनी चाहिए और टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए। नागरिक चार्टर पर दुर्भाग्य क्या है, एक ब्यूरोक्रेट में यह चीज है ही नहीं। जानते हो क्यों? क्योंकि एक नौकरशाह आम जनता को क्या समझता है? बेवकूफ या भीड़ समझता है ये। अब देखो आप, नागरिक चार्टर के लाभ क्या है? आप लागू कर दे तो क्या होगा? हमेशा ध्यान दो इस बात को। पहली चीज, या खुद ही सोचो आप, नागरिक चार्टर लागू हो गया, शिकायत निवारण की व्यवस्था होगी, मुझे सर्विस क्वालिटेटिव मिलेगी, एक निर्धारित समय में मिलेगी, तो जानते हो क्या होगा? एक प्रशासक जवाबदेह उत्तरदायी बन जाएगा। यह प्रशासन को जवाबदेह एवं उत्तरदायी बनाता है। यह प्रशासन को क्या बनाएगा? जवाबदेह बनाएगा। यह प्रशासन को क्या बनाएगा?
हमेशा ध्यान दो इस बात को, उत्तरदायी बनाता है कि ये समस्या है। ये आप सबका क्वेश्चन है कि गवर्नेंस की कितनी क्लास होगी। देखो आप, मेरा उद्देश्य ये कि गवर्नेंस यदि हम लोग पढ़ रहे हैं तो ढंग से पढ़ लें ताकि वहां से प्रश्न बाहर ना जाए। मेरा उद्देश्य आपको सिखाना, इसमें जितने डायमेंशन है सब मैं बता रहा हूं। खत्म करना तो 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, ये डिपेंड आपके ऊपर है। हमारा गवर्नेंस चाहो तो दो लेक्चर में खत्म हो जाए, उसका कोई फायदा नहीं होगा। आ रही बात है, हमेशा ध्यान दो इस बात को। ये देखो आप, नंबर 2 की बात करें, ये प्रशासन को नागरिक मित्र बनाता है। मतलब ये सिटीजन फ्रेंडली बनाता है। ये नागरिकों का मित्र बना देता है प्रशासन को। अरे बात है, क्यों बना देता है? क्योंकि नागरिक क्या करता है, प्रशासक का वेतन देता है। प्रशासक को जो भी सुविधा मिलती है वो नागरिक के द्वारा चुकाए गए पैसे से मिलती है। और जब ये सिटीजन चार्टर जो प्रशासन को जवाबदेह बनाया, उत्तरदायी बनाया, तो स्वाभाविक है ये प्रशासन क्या बन जाएगा, नागरिक मित्र बन जाएगा। ये लाभ है। हम एक तरह से ये कहें कि दोनों के बीच इंटरेक्शन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और जब दोनों के बीच इंटरेक्शन बढ़ेगा तो उसका क्या परिणाम होगा, अंतरक्रिया। जैसे हम ये कहें कि नागरिक चार्टर के कारण प्रशासक एवं नागरिकों के बीच नागरिक चार्टर के कारण प्रशासक एवं नागरिकों के बीच इंटरेक्शन होता है, अंतरक्रिया होती है। अच्छी बात। दूसरी चीज, हमेशा ध्यान दो इस बात को, हमेशा यह प्रशासन की वैधता को स्थापित करता है। नंबर 3, यह प्रशासन की वैधता को यह प्रशासन को वैलिड बनाता है। ये वैलिड क्योंकि निर्धारित समय एवं कीमत पर सेवा उपलब्ध होने से प्रशासन की स्वीकार्यता बढ़ जाती है। इसे ध्यान से समझो इस बात को। देखो कैसे, मैं ऑप्शनल पढ़ाता हूं, हमेशा ध्यान दो इस बात को। फिलॉसफी, अब इसको देखो आप। इससे पहले एक एग्जांपल लेता हूं। जो ट्रेन आपको निर्धारित समय में आपके घर तक पहुंचा दे, उसकी स्वीकार्यता बढ़ जाएगी। और कुछ ट्रेन ऐसे जो हमेशा लेट लतीफ चलते हैं, बहुत देर में, टाइम में 10 घंटे में पहुंचाने का पहुंचाएंगे 20 घंटे में, तो इसकी स्वीकार्यता क्या होगी, कम हो जाएगी। यही होगा यहां भी वही चीज है। देखो आप, मैंने क्या कहा, यह प्रशासन की वैधता को स्थापित करता है, यह प्रशासन को वैलिड बनाता है। क्यों वैलिड? क्योंकि नागरिक चार्टर लागू होने से क्या होगा, ब्यूरोक्रेट या प्रशासन क्या करेगा,
निर्धारित समय और निर्धारित कीमत पर सेवा उपलब्ध कराता है। और जब सेवा निर्धारित कीमत और निर्धारित समय में प्राप्त होगी तो स्वाभाविक है उस प्रशासन की स्वीकारता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हमेशा ध्यान दें इस बात को। हरी बात है। सबसे बड़ी चीज तो यह है। नंबर 4 की बात करें, यह करता क्या है? यह एक तरह से सहभागी लोकतंत्र को क्या करता है? यह लोकतंत्र को क्या करता है? सहभागी लोकतंत्र में कन्वर्ट कर देता है। नंबर 4, यह लोकतंत्र को सहभागी लोकतंत्र में रूपांतरित कर जाता है। डेमोक्रेसी को पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में कन्वर्ट कर देता है। जब डेमोक्रेसी की बात करेंगे तो यह क्या करेगा? पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में कन्वर्ट कर देगा तथा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की यह डेमोक्रेसी को पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में कन्वर्ट कर देता है तथा इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की कमियों को दूर करता है। यह देखो कितनी अच्छी बात है कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की कमी को दूर करता है। यह सिंपल चीज है। क्या पार्टिसिपेट करने लगोगे, इसका मतलब क्या चीज है? आपका प्रशासक से इंटरेक्शन क्या होगा? बढ़ जाएगा। आज इंटरेक्शन बढ़ा तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की कमियां क्या होगी? दूर हो जाएगी। अगला देखो, यह प्रशासक के अंदर क्या करता है? यह प्रशासक के अंदर अहम को दूर करता है और नौकरशाही संस्कृति को लोकतांत्रिक कल्चर में कन्वर्ट कर देता है। नंबर 5, यह प्रशासकों की अहम को तथा नौकरशाही, अच्छा एक चीज मैं कहना चाहता हूं, जब मैं ब्यूरोक्रेटिक कल्चर का नाम जो आपके दिमाग में पूरा पिक्चर घूम जाना चाहिए कि ब्यूरोक्रेटिक कल्चर होता क्या है, ये मैं बता चुका हूं आप सबको। क्योंकि यूपीएससी कई बार इन शब्दों के मीनिंग पर क्वेश्चन पूछ रहा है। नौकरशाही संस्कृति को लोकतांत्रिक संस्कृति में क्योंकि जो ब्यूरोक्रेटिक कल्चर है ना, उसको डेमोक्रेटिक कल्चर में क्या कर देता है? ये कन्वर्ट कर देता है। हमेशा ध्यान दो। और जब डेमोक्रेटिक कल्चर का विकास होगा तो सबसे ज्यादा जन कल्याण कब होगा? जब ब्यूरोक्रेटिक कल्चर हो। हमेशा सबसे ज्यादा जनता का कल्याण तब होगा जब डेमोक्रेटिक कल्चर डेवलप हो। और दोनों शब्दों का मीनिंग हम लोग पढ़ चुके हैं। ये इसका लाभ होगा। अब मैं थोड़ा सा जो ये कन्वर्ट हुआ ना लोकतांत्रिक, हम कल्चर की जब बात करेंगे तो जब लोकतांत्रिक संस्कृति का रूपांतरण होगा तो इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा क्या होगा? तब इसका फायदा यह होगा कि लोकतांत्रिक मूल्य और जनता प्राथमिक, लोकतांत्रिक मूल्य एवं अब जनता प्राथमिक हो जाएगी। पीपुल फर्स्ट की भावना होगी। पीपुल फर्स्ट और जनता प्राथमिक जब होगी तो जनता के प्रति
संवेदनशीलता। और जब जनता के प्रति संवेदनशीलता होगी तो सोचो आप, वंचित वर्ग का कल्याण। क्योंकि ब्यूरोक्रेट क्या कर रहा है, जनता के प्रति ज्यादा सेंसिटिव हो गया है। मैंने क्या कहा, जब हम किसी के प्रति ज्यादा संवेदनशील होते हैं ना, तो अत्यधिक संवेदनशीलता इम्पैथी और सिंपैथी को पैदा करती है। जैसे एक मां हमेशा ध्यान दो, एक मां अपने बच्चे के प्रति ज्यादा सेंसिटिव होती है। एक मां अपने बच्चे को लेकर सबसे ज्यादा संवेदनशील होती है। इसलिए जब चोट बच्चे को लगती है तो दर्द मां को होता है, भूख बच्चे को लगती है, रोती है मां। यह है संवेदनशीलता। क्या अद्वैत की भावना है दोनों की बात। हमेशा ध्यान दो इस बात को। मतलब एक मां को लगता है कि नहीं, घर में एक रोटी है तो मां किसको खिलाएगी, बच्चे को खिलाएगी, न स्वयं नहीं खाएगी वो। मतलब रात भर जगी रहेगी पर उसका बच्चा सोना चाहिए। यह होता है संवेदनशीलता। हमेशा यदि एक ब्यूरोक्रेट इतना सेंसिटिव हो जाए, इतना सेंसिटिव हो गया, तो एम्पैथी और सिंपैथी, समानुभूति और सहानुभूति दोनों का विकास होगा। यदि दोनों का विकास हुआ तो वीकर सेक्शंस का क्या होगा, कल्याण होगा। यह अच्छी बात है। एक तरह से यह कहें कि हमेशा जो नागरिक चार्टर है ना, यह प्रशासन को क्या करता है, सुशासन में कन्वर्ट कर देता है। नंबर 6, नागरिक चार्टर प्रशासन को सुशासन में अगला, जितने भी सर्विस प्रोवाइडर हैं, सेवा प्रदाताओं को अधिक जिम्मेदार, उत्तरदायी और अनुक्रियाशील बनाता है नागरिक चार्टर। प्रदाताओं को अधिक जिम्मेदार, उत्तरदायी एवं जनता के प्रति अनुक्रियाशील, रिस्पॉन्सिव। ये देखो, नागरिक, हम चार्टर की बात करें, ये इसके लाभ है। मैं कहना चाहता हूं, देखो आप, कि जो भी टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा इस YouTube पे, जो भी पढ़ा रहा हूं या ऐप पे पढ़ा रहा हूं, मैं बहुत विधिवत ढंग से पढ़ा रहा हूं ताकि प्रश्न आपके बाहर ना जाए। मेरा उद्देश्य एक सोचने का तरीका आपको डेवलप कर देना हमेशा। इसीलिए हम लोग कर क्या रहे हैं, हमेशा मेरा ऑप्शनल चलता है फिलॉसफी में यह है कि आपने ढंग से पढ़ लिया तो 280 प्लस पा जाओगे आप फिलॉसफी में 280 प्लस पा सकते हो बहुत आसानी से। आईएएस की बात कर रहा हूं मैं। ये सब्जेक्ट लॉजिकल है, समझना है, समझ में आ गया तो बहुत मजा आएगा। जैसे आप गवर्नेंस की क्लास कर रहे हो, आपको यह लग रहा होगा कि रटने की जरूरत नहीं है, सब कुछ दिमाग में छपता जा रहा है। मैं कुछ भी पढ़ाऊंगा ऐसे ही पढ़ाऊंगा, फिलॉसफी भी ऐसे ही। और साथ साथ हम लोग मिलते हैं कल नागरिक चार्टर की, कल लास्ट क्लास। उसके बाद आएंगे हम लोग प्रशासन में पारदर्शिता, ये आपके सिलेबस में है। उसके बाद ई गवर्नेंस, उसके बाद बात करें लोक सेवकों की भूमिका क्या होगी, हम लोग इसकी बात करेंगे और मजा आएगा। ओके।